नमस्ते। अब हम यूनिट 6 दिस इज जॉडिस फॉन के सेकंड पार्ट की रीडिंग करेंगे। जॉडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फॉन। दे पास्ड द अबंडेंट क्लियरिंग। जॉडी हिरन के बच्चे के बारे में सोचने लगा। वे खाली जगह से गुजरे। ही सेड, कट टू द नॉर्थ मिलविल। इट वॉज अप हियर एंड पा गॉट बिटन बाय द स्नेक एंड किल्ड द डो एंड सॉ द फॉन। उसने कहा, उत्तर की ओर चलो, मिल विल। यहीं पर पा को सांप ने काटा था और उन्होंने हिरनी को मारा था और हिरन के बच्चे को देखा था। Suddenly Jody was unwilling to have Millville with him. If the fawn was dead or could not be found, he could not have his disappointment seen. And if the fawn was there, the meeting would be so lovely and so secret, see, that he could not endure to share it. अचानक जोडी नहीं चाहता था कि मिलविल उसके साथ रहे। अगर हिरण का बच्चा मर गया होता या नहीं मिलता तो वह अपनी निराशा किसी को नहीं दिखाना चाहता था, और अगर हिरण का बच्चा वहाँ होता तो वह मुलाकात इतनी प्यारी और इतनी सीक्रेट होती कि वह उसे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता था। He said, it's not far now. But the scrub is very thick for a horse. I can make it on foot. उसने कहा, अब ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन झाड़ियाँ घोड़े के लिए बहुत घनी हैं। मैं पैदल जा सकता हूँ। But I am afraid to leave you, boy. Suppose you got lost or got bitten by the snake too. लेकिन मुझे तुम्हें छोड़ने में डर लग रहा है लड़के। मान लो तुम खो गए या तुम्हें भी सांप ने काट लिया तो। आई विल टेक केयर। इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन। इफ़ ही इज़ वंडर्ड लीव मी ऑफ राइट हियर। मैं ध्यान रखूँगा। अगर वह भटक गया होगा तो मुझे हिरण के बच्चे को ढूंढने में बहुत समय लग सकता है। मुझे यहीं उतार दो। ऑल राइट, बट यू टेक इट ईजी नाउ। यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट। ठीक है, लेकिन अब तुम आराम से जाना। तुम्हें यहाँ उत्तर और पूरब पता है ना। देयर एंड देयर दैट टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग। वहाँ और वहाँ वह लंबा चीड़ का पेड़ एक निशान है। सो लॉन्ग, अच्छा चलता हूँ। सो लॉन्ग मिलविल, आई एम ऑब्लिज। अच्छा चलता हूँ मिलविल, तुम्हारा एहसानमंद हूँ। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द hooves टू एंड देन कट टू द राइट। द स्क्रब वॉज स्टिल, ओनली हिज ओन crackling of twigs sounded across the silence. He wondered for an instant if he had mistaken his direction. उसने खुरों की आवाज़ खत्म होने का इंतज़ार किया, फिर दाईं ओर मुड़ गया। झाड़ियाँ शांत थी, सिर्फ उसके टहनियों के टूटने की आवाज़ ही खामोशी में सुनाई दे रही थी। एक पल के लिए उसे लगा कि कहीं उसने रास्ता तो नहीं भटक लिया। Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. He came into the clearing under the oaks. Buzzard sat in a circle around the carcass of the doe. They turned their heads on their long, scrawny necks and hissed at him. He threw his bow at them and they flew into an adjacent tree. The sand showed large cat prints, but the big cats killed fresh, and they had left the doe to the carrion birds. यानी तभी एक गिद्ध उसके सामने आया और हवा में पंख फड़फड़ाने लगा। वह ओक के पेड़ों के नीचे खुली जगह में आ गया। गिद्ध हिरनी की लाश के चारों ओर घेरा बनाकर बैठ गए। उन्होंने अपनी लंबी दुबली गर्दन पर सिर घुमाया और उस पर फुफकारने लगे। उसने अपनी टहनी उन पर फेंकी और वे पास के एक पेड़ पर उड़ गए। रेत पर बिल्लियों के बड़े बड़े निशान थे, लेकिन बड़ी बिल्लियों ने ताजा मारे थे और उन्होंने हिरनी को सड़े हुए पक्षियों के लिए छोड़ दिया था। ओके।
He parted the grass at the place where he had seen the fawn. It did not seem possible that it was only yesterday. The fawn was not there. He circled the clearing. There was no sound, no sign. The buzzards clacked their wings, impatient to return to their business. He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours, studying the sand for the small hoof prints. The night's rain had washed away all tracks except those of cat and buzzards. यानी उसने उस जगह से घास हटाई जहाँ उसने हिरण का बच्चा देखा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि यह कल की ही बात हो। हिरण का बच्चा वहाँ नहीं था। उसने खुली जगह का चक्कर लगाया। कोई आवाज़ नहीं थी, कोई निशान नहीं था। गिद्ध अपने पंख फड़फड़ा रहे थे, अपने काम पर लौटने के लिए बेचैन थे। वह उस जगह पर लौटा जहाँ से हिरण का बच्चा निकला था और चारों पैरों पर गिर पड़ा। छोटे खुरों के निशानों के लिए रेत को देख रहा था। रात की बारिश ने बिल्ली और गिद्धों के निशानों को छोड़कर बाकी सभी निशान धो दिए थे। ओके।